थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे साथियों, और क्या हाल चाल है आप सभी साथियों के। और आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है भाई? बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है। निरंजन ठाकुर नमस्कार, सोनू निगम, कुणाल कुमार गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार। सोनू पासवान नमस्कार भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे, है ना। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का अभी जो रिजल्ट आया था, अब जिन भी बच्चों का नहीं हो पाया है तो बिल्कुल उनको टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। एक और वैकेंसी आपके सामने आ गई बिहार पुलिस मद्य निषेध की, तो हम लोग इसमें प्रिपरेशन करेंगे, यहां पे तैयारी करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। ठीक है, जल्दी से फटाफट आ जाइए और अपने सभी दोस्तों के पास सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और फिर करेंगे हम लोग अपने सेशन की शुरुआत। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो आइए फटाफट प्यारे साथियों। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया है कि आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आराम से हम लोग सेशंस को कवर करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसका नहीं हुआ वो टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? जिसका नहीं हुआ कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन अब तो मेहनत कर लो, है ना। इसीलिए मैं सुबह सुबह आपके सामने क्लास लेकर आया हूं कि बढ़िया हम लोग सुबह सुबह बैठ के आराम से क्या करेंगे भाई, पढ़ाई करेंगे। अब देखो, याद रखिएगा अच्छी तरीके से, जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वो पाता है। तो ये सुबह 8 बजे की क्लास आपके लिए डेडिकेटेड रहेगी बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए। तो जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्लास 1 है, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। आज से आपकी जो शुरू हो रही है वो क्लास नंबर 1 है, क्लास नंबर 1 है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे कराऊंगा, जो पुराने साल पूछे गए प्रश्न हैं, ताकि एक आइडिया लगेगा। साथ ही साथ में वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आने के योग्य भी हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करें अपने क्वेश्चन की तरफ। रविंद्र कुमार गुड मॉर्निंग, राजेश कुमार, चलिए भाई हाँ भी चेक कर लेंगे, उसको देख लेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता देता हूं, उससे पहले यहां पे एक चीज आप देख लीजिए। यहां पे आपके सामने नवरात्रि का स्पेशल ऑफर आ गया 699 रुपए में, और आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, यानी 1 साल में आप सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं 699 रुपए में। कोड क्या लगाना है आपको? बाहुबली कोड लगाना है, BAHUBALI। ठीक है, और ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कैसे खरीदना है, क्या करना है। ठीक है, चलिए आइए पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश की स्थापना किसने की? आपसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के, और पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों ही ग्रुपों में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, नंबर अच्छा आता फिर भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं निरंजन भाई, कोशिश करेंगे। कुणाल बहुत अच्छी टाइमिंग है सर ये, थैंक यू सो मच मेरे भाई। चलिए सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई, सारे लोग, आप जितने भी लोग हैं सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग क्लास में आ जाएं भाई। तो भारत में बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश की स्थापना किसने की? तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे धर्मपाल ने की, महिपाल ने की, गोपाल ने की, या फिर आपकी मिहिर कुल ने की। तो भारत के बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि पाल राजवंश, अगर मैं बात करूं यहां पे, तो पाल राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मेरे भाई याद रखिएगा आपके गोपाल ने। किसने की थी मेरे भाई? तो आपके गोपाल ने पाल राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, आपके गोपाल ने क्या की थी? पाल राजवंश की स्थापना की थी। राहुल सिन्हा श्री राधे राधे, राधे राधे। रिया पांडे राधे राधे। रिया कैसी हैं आप? विकास इलेक्ट्रिशियन नमस्कार विकास भाई, कैसे हो? अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं, एक प्रश्न आप लोग मुझे बताइएगा कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर का नाम आप लोग बताइए। प्रथम गवर्नर, प्रथम गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर। मेरे भाई मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अगर आप बिल्कुल जीरो हो, बिल्कुल जीरो हो, तो अपने बाहुबली सर पे विश्वास कीजिएगा। आज से ये रेगुलर क्लास लेना शुरू कीजिएगा। जैसे मैंने एडीओ और बिहार दरोगा में आपका विश्वास जीता है, मद्य निषेध में भी आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव। बस आप मेरी बात मानिए, बाकी तो मैं आपको संभाल ले जाऊंगा। रॉबर्ट क्लाइव,
आप मेरी बात मानोगे, बाकी तो मैं आपको संभाल के यहां से ले जाऊंगा। तो याद रखिएगा क्या नाम हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव यहां पे हो जाएगा भाई, ठीक है। अनऑफिशियल दीपक, नमस्ते भाई दीपक, कैसे हो दीपक भाई, क्या हाल चाल है, सब बढ़िया, ठीक है। देखो कोई कह रहा है कैनिंग था, बंगाल के प्रथम गवर्नर पूछा है, तो रॉबर्ट क्लाइव ना हो जाएगा भाई, है ना। अच्छा यहां पे क्वेश्चन और आपसे पूछूं कि मुझे बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे बताइए भाई प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो आप क्या कहेंगे, सर प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। अच्छा मैं ये क्यों कह रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि याद रखिएगा होता क्या है ना कि हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को भूलते चले जाते हैं, बड़े क्वेश्चंस के चक्कर में छोटा क्वेश्चंस भूल जाते हैं। तो अब हमें जीरो से तैयारी करनी है, इसीलिए मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल जीरो से कराऊंगा। अजीत कुमार गुड मॉर्निंग, अजीत भाई गुड मॉर्निंग। देखो कोई कह रहा है 15, लिखने में गलती हो गई होगी, मैं मान सकता हूं, है ना। निरंजन ठाकुर कह रहे हैं 1775, 1757 ना होगा भाई, 1757। अब जैसे मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे साथियों, बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ। अब से मैं आपसे पूछूं बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में हुआ। कब हुआ भाई, 1764 में हुआ। तो ये छोटी चीजें हैं लेकिन आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन आपको क्या करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। ऐसी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं मेरे भाई बताइए तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ, बात करें यहां पे तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ, तो आप क्या कह देंगे, सर तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, आप कहेंगे सर 1215 और 16 के बीच में क्या हुआ था, तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। 1215 और 16 के बीच में क्या हुआ था, तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा अच्छी तरीके से, बिल्कुल इजी है, बताओ बिल्कुल इजी है कि नहीं इजी। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए मेरे भाई नालंदा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई, स्थापना किसने करवाई, स्थापना किसने करवाई, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई। तो आप क्या कहेंगे, सर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराने वाला व्यक्ति का नाम था कुमारगुप्त। क्या नाम था भाई, तो आप कहेंगे सर कुमारगुप्त था, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा। रिया पांडे सर ईयर्स याद नहीं होता है, भूल जाते हैं। रिया बहन बिल्कुल टेंशन मत लो, बाहुबली सा रहना, बिल्कुल आपको ईयर्स नहीं भूलने दूंगा, बिल्कुल नहीं भूलने दूंगा, घबराओ मत, ठीक है। जैसा मैं कहते जाऊं भाई पढ़ते जाना, इस बार मध्य निषेध में सिलेक्शन आपका मैं 100% करवाऊंगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप दोनों पे दे दूंगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला प्रश्न हो गया आपके सामने। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि भारत के पंचायती राज्य मंत्रालय का विजन और मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। यह क्वेश्चन आईबी में पूछा गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो में पूछा गया है। तो क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण विकास मॉडलों को लागू करना है, पंचायती राज्य वित्त का विनियमन करना है, पंचायती राज्य संस्थानों के माध्यम से विकेंद्रीकरण और सहभागी स्थानीय स्वशासन प्राप्त करना है, आयोजना और शासन को केंद्रीकृत करना है। तो क्या आंसर यहां पे हो जाएगा, तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा राइट ऑप्शन आपके सामने क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा कि पंचायती राज्य मंत्रालय का विजन और मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा इसका मेरे भाई जो आपका है कि पंचायती राज्य संस्थानों के माध्यम से विकेंद्रीकरण और सहभागी स्थानीय स्वशासन क्या करना है भाई, प्राप्त करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, 3rd। आरोही राठौर, प्रणाम आरोही जी, प्रणाम, खुश रहिए, राधे राधे, प्रसन्न रहिए, राधे राधे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए कि पंचायती व्यवस्था सबसे पहले कहां लागू की गई थी। पंचायती व्यवस्था सबसे पहले, याद रखिएगा, पंचायती व्यवस्था सबसे पहले कहां लागू की गई, कहां लागू की गई। तो आप क्या बता देंगे भाई, तो आप कहेंगे सर कहां लागू की गई थी, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में की गई थी ना। कहां की गई थी, राजस्थान में। और राजस्थान में कहां पे, तो मेरे भाई आप कह देंगे ना नागौर। राजस्थान में भी आप क्या कह देंगे, राजस्थान में भी आप कहेंगे सर नागौर में की गई थी। बिल्कुल सही बात है भाई,
कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो बिल्कुल आराम से हम लोग सेशन को करेंगे और इस बार आपका सिलेक्शन कराने की जो जिम्मेदारी ली है मैंने, उसे मैं पूरा कराऊंगा। ठीक है, तो सेशन को शेयर कर देना भाई, सारे के सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। हड़प्पा वास्तुकला के धौलावीरा स्थलों की अधिकांश इमारतों की नींव निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया था? अब क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन है इजी। कह रहा है कि हड़प्पा वास्तुकला के धौलावीरा स्थलों की अधिकांश इमारतों की नींव के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? तो बात करेंगे स्टोन, पत्थर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और यहां पर आपके सामने ईंट। ग्रेनाइट और आपके सामने ईंट। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि सर हड़प्पा के बारे में अगर मैं बात करूं, यहां पे किसके बारे में? हड़प्पा। तो आप सभी लोग जानते हैं सर इस हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे सर इसकी खोज कर, बहुत बढ़िया भाई, तबस्सुम आरा, वेरी गुड, ईंटें बता रही हो तबस्सुम जी। अब यहां पे याद रखिएगा, यहीं आप गड़बड़ करोगे क्योंकि यहां पे क्या है ना, ईंटें भी उसने दिया हुआ है और पत्थर भी दिया हुआ है। तो धौलावीरा की जो स्थलों की अधिकांश इमारतों की जो नींव का निर्माण किया गया है वो पत्थरों से किया गया है। तो यहां पे हमें थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता प्रस्तुत की गई थी? तो प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों का समावेशन, संसद की शक्तियों को सीमित करना, निर्देशक सिद्धांतों का विलोपन और न्यायिक समीक्षा को सुदृढ़ करना। बताइए भाई आंसर क्या हो जाएगा? सुजीत पटेल, गुड मॉर्निंग भाई। राजेश कुमार, हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई। याद रखिएगा मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जो बच्चे बिहार मद्य निषेध की तैयारी करना चाहते हैं, बाहुबली सर के साथ सुबह 8 बजे जुड़िए। मेरा वादा है, मैं आपसे वादा करता हूं भाई साहब कि इस बार एक सीट आपको दिला के ही रहूंगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा यहां पे? तो यहां पे आप कह दोगे मेरे प्यारे साथियों कि एक तो याद रखिएगा जो 42वां संविधान संशोधन है ना, जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में आपका किया गया था, इसी को क्या कहते हैं? इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों का समावेशन। याद रखिएगा, प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों का क्या हो जाएगा? समावेशन यहां पर हो जाएगा। ठीक है भाई, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। हकीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम भाई, वालेकुम, कैसे हो भाई हकीम? क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। 5वां क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों के दौरान निम्नलिखित में से नीति में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को प्रस्थापित कर दिया गया था। तो बात करेंगे मेरे भाई विदेशी निवेश और लेखा परीक्षा संहिता से, विदेशी निवेश प्रबंध संहिता से, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम से, या विदेशी मुद्रा भंडार अनुवीक्षण अधिनियम से। किससे प्रस्थापित कर दिया गया था? तो याद रखिएगा अच्छी तरीके से मेरे प्यारे साथियों। सर आपका क्लास नाइट में नहीं होता है क्या? नहीं तबस्सुम जी, नाइट में क्लास नहीं होता है, मेरी क्लास मॉर्निंग में ही होती है सारी। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आप यहां पे कह देंगे कि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम से प्रस्थापित किया गया था। किससे? विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम से क्या किया गया था? प्रस्थापित किया गया था। फाइटर, प्रणाम फाइटर, राधे राधे फाइटर, कैसे हो भाई? चलिए आपको नमस्कार फाइटर जी, राधे राधे, श्री हरिवंश, सब कुछ बढ़िया फाइटर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो छठा क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि निम्नलिखित वन्यजीव स्थलों को उनके संबंधित राज्यों से मिलान करना है। जैसे बादलदार तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? मयूर झरना हाथी रिजर्व कहां पर है? लेमरू हाथी रिजर्व कहां पर है? और चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? ये आपको क्या करना है भाई? आपको मिलान करना है। अब आपको क्या करना है? यहां पे मिलान करना है।
अब कैसे मिलान करोगे ये तो भाई आप ही जानते हो। अब कैसे मिलान करोगे ये तो आप ही जानते हो। तो देखो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, जो बादलदार तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहां पर है, तो ये आपका त्रिपुरा में ही है। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का पहला चेक करो, ए का पहला किस में आ रहा है, तो तीसरा आ रहा है, इसमें दूसरा आ रहा है। ये देखो ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन हमेशा ऐसे किया करो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे मयूर झरना। मयूर झरना हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल। ठीक है भाई, मयूर झरना हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल है, यानी दूसरे का बी यहां पर हो जाएगा। ठीक है, लेमूर हाथी रिजर्व, तो लेमूर हाथी रिजर्व कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है, तो सी का क्या हो जाएगा, तीसरे का सी का तीसरा हो जाएगा। और चंद्रशेखर अभ्यारण्य तो भाई उत्तर प्रदेश में है, तो डी का चौथा हो जाएगा। तो डी का चौथा इसमें भी इसमें भी है, पहला दूसरा, ये लो बी आंसर हो गया यहां पे। क्या कहते हो भाई, बी आंसर यहां पे हो गया। तबस्सुम जी मेरी क्लास एक 8 बजे, फिर अब मेरी क्लास होगी 10 बजे, फिर मेरी क्लास होगी एक शाम को 3 बजे, ड्राइवर वाली 3 यूट्यूब क्लास मेरी आपके सामने। ठीक है, चलिए तो यहां समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि आर्य समाज के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। अब देखो यहां पे कथन वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा कथन यहां पर सही है। तो पहला अमरनाथ यादव, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, राधे राधे भाई। सुनो, कह रहा है कि यह मूलतः एक रूढ़िवादी आंदोलन था जो जाति आधारित सामाजिक पदानुक्रम को कायम रखता था। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। इसने मूर्ति पूजा का समर्थन किया, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा कह रहा है इसने पौराणिक परंपराओं के समान कर्मकांडीय हिंदू धर्म के पुनरुत्थान को बढ़ावा दिया, ये तीसरा स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है इसने शुद्धि आंदोलन। तो आर्य समाज के बारे में आप लोग जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, और किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी मेरे भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने की थी भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहां पर की थी। किसने की थी मेरे भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहां पे की थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अब यहां पे कौन सा आपके सामने सही हो जाएगा, बताओ एक बार, बताओ भाई सारे लोग कमेंट करके, और सेशन को शेयर कर दो भाई जिन लोगों ने नहीं किया है। अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी आप चलाते हो सभी में एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। क्या आंसर हो जाएगा भाई, सुनो ध्यान से। पहला कह रहा है कि यह एक मूलतः रूढ़िवादी आंदोलन था जो जाति आधारित, जाति आधारित तो कोई मतलब ही नहीं है। इसने मूर्ति पूजा का समर्थन किया, नहीं मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया था, यह भी गलत स्टेटमेंट है। इसने पौराणिक परंपराओं के समान कर्मकांडीय हिंदू धर्म के पुनरुत्थान को बढ़ावा दिया, यह भी गलत है। याद रखिएगा इसने शुद्धि आंदोलन चलाया था। इसने क्या चलाया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था, यानी आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, आंसर आपके सामने ए हो जाएगा। केवल 4। इसने क्या चलाया था भाई, इसने शुद्धि आंदोलन चलाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सिर्फ हो जाएगा आपके सामने ए। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, तो बढ़िया क्वेश्चन था यार, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वें पर आइए कि सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य बनाए रखना जाना चाहिए। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, मद्रास राज्य बनाम चैमकम दोरायण 1951, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। बताइए, यह भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बताओ भाई। सारे लोग सेशन को शेयर कर देना भाई, लाइक कर देना। क्लास में अच्छा लग रहा है भाई, क्वेश्चन मजे आ रहे हैं, क्वेश्चन बढ़िया लेवल के ना। चलिए, तो आप यहां पे कहोगे कि सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि
मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। तो यह निर्णय दिया गया था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के बीच में। यह निर्णय दिया गया था किसके बीच में? तो याद रखिएगा, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। कब दिया गया था भाई? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में यह निर्णय दिया गया था। ठीक है, अगले में ये भाई क्वेश्चन नंबर 9। नौवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाकर औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई थी? ठीक है, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाकर औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए 2014 में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, कौशल भारत कार्यक्रम, अटल नवाचार मिशन, मेक इन इंडिया। तो आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा भाई? मेक इन इंडिया करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भाई? 2014 में मेक इन इंडिया तो शुरू किया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो मेक इन इंडिया विल बी द करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, 10वें पर आइए भाई। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में नहीं की गई है? तो विवाह करने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, वोट देने का अधिकार और निजता का अधिकार। बताओ, इसमें आप फंसोगे, पक्का फंसोगे, देख लेना। इस क्वेश्चन में आप पक्का फंसोगे, इस क्वेश्चन में आप पक्का फंसोगे। हेलो भाई, हेलो, नमस्कार। पक्का फंसोगे इस क्वेश्चन में, देख लेना आप। मैं पहले कह रहा हूं, अन्नपूर्णा कुमारी, राधे राधे। अन्नपूर्णा जी राधे राधे, कैसी हैं आप? खुश रहिए, प्रसन्न रहिए खूब। इरशाद आलम भी फंस गए ना? मुझे पता था तुम फंस जाओगे, मैं जानता था। अब सुनो यहां पे ध्यान से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में नहीं की गई है? तो मेरे भाई, वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट, याद रखिएगा, वोट देने का अधिकार का नहीं किया गया है। बाकी आप लोग जो आश्रय का अधिकार है, आश्रय का मतलब समझते हो? सेटल, मतलब आश्रय का तो है ना, आप किसी भी आश्रय ले सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, तो आश्रय का तो अधिकार है। विवाह करने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार नहीं है। यहां पे निजता का अधिकार है यहां पे। तो यहां पे आप गड़बड़ कर दिए कि नहीं कर दिए? मुझे पता था भाई। मस्त सर, आप कैसे? बिल्कुल अन्नपूर्णा जी, मैं बढ़िया हूं, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ठीक है, तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? तो वोट देने का अधिकार राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वोट देने का अधिकार क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं भाई, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मेरी क्लास मत छोड़ो, क्योंकि देखो, मैं आपको रियलिटी बताऊं कि मैं आपको ये नहीं चाहता कि मैं आपको बहुत स्पीड से क्वेश्चंस कराऊं। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चंस मैं आपको वो कराऊं जो आपके एग्जाम में आए। बिहार पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का परिणाम आया भाई साहब, लगभग मैं बताऊं तो 350 से ज्यादा बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया वो सिलेक्ट हुए, रिटन एग्जाम निकला। ठीक है, कई सारे बच्चों के पास तो अदर इंस्टीट्यूट से कॉल आ रहे हैं कि अपनी फोटो और ये भेज दो, तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो बाहुबली सर से पढ़ा था, उनसे फोन करके पूछ के बताएंगे। हमने कहा अगर धनराशि मिल रही तो ले लो, दे दो, फोटो चिपका दो, क्या क्या जाता है। तो झूठी शान नहीं करनी चाहिए, है ना? पैसा देके रिजल्ट खरीदना तो बड़े बड़े लोगों का काम है। ठीक है भाई, बने रहो। तो क्या आंसर कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन सर्वप्रथम हुआ था प्रकाशित। कब हुआ था प्रकाशित? तो 11 फरवरी 1933, 11 जनवरी 1933, 18 फरवरी 1932, 11 जनवरी 1930। तो 11 फरवरी 1933 को हुआ था। तो महात्मा गांधी द्वारा साप्ताहिक जो समाचार पत्र हरिजन था, उसका मेरे प्यारे साथियों जो प्रकाशित हुआ था वो कब हुआ था? तो 11 फरवरी 1933 को हुआ था। 11 फरवरी 1933 को क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे आइए, क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर कह रहा है, और क्या कह रहा है भाई कि महानदी और के बीच स्थित पूर्वी तटीय मैदान का तटीय विस्तार
कृष्णा नदी को कहा जाता है? देखो यहां पे कोरोमंडल तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, उत्तरीय सरकार तट कहते हैं, या फिर कोंकण तट कहते हैं। यह भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, यह भी लाजवाब क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। कुणाल कुमार, कब से इंतजार कर रहा था कि आप सुबह में क्लास करवाएं, थैंक यू सर। बस कुणाल भाई अपना आशीर्वाद बना के रखो हमारे ऊपर और पढ़ते रहो भाई, ठीक है, टेंशन मत लो। बस अभी बीच में तबीयत खराब थी तो नहीं आपके लिए कुछ कर पाया, लेकिन अब सही हूं तो पूरी जान लगा दूंगा आपके सिलेक्शन के लिए। तो महानदी और किसके बीच में पूर्वी तटीय मैदान का तटीय विस्तार कृष्णा नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा उत्तरी सरकार तट को। किसको कहा जाता है भाई? तो याद रखिएगा उत्तरी सरकार तट को, नॉर्दर्न शिकार कोस्ट को यहां पर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब सरकार, ये गवर्नमेंट मत लिख लेना कि ये गवर्नमेंट है, तो आप यहां पे देख रहे हैं सरकार की स्पेलिंग भी यहां पे इस तरीके से लिखी गई है। तो किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा उत्तरी सरकार तट को यहां पर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए भाई। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि किस द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदीय द्वीप कहा जाता है? किस द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदीय द्वीप कहा जाता है? तो मेरे भाई श्रीलंका, माजुली, लक्षद्वीप और अंडमान। लक्षद्वीप और अंडमान। किस द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा आवासित द्वीप कहा जाता है? आवासित द्वीप कहा जाता है। आंसर बताओ मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा। और बिल्कुल परेशान मत हो, मैंने पहले ही आप लोगों से कहा है, और आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, कल तो भारत ने मैच जीत लिया, देख रहे हो, तिलक वर्मा, है ना। तो ऐसी आपकी जिंदगी है, फंसी पड़ी है, लेकिन जो टिक गया वही नैया को पार निकाल ले जाएगा। सर बिहार पुलिस की वैकेंसी फिर से आई है क्या? जी अन्नपूर्णा कुमारी जी आई है, मद्य निषेध की आई है। तो क्या आंसर हो जाएगा कि किस द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदी द्वीप कहा जाता है? तो याद रखिएगा मेरे भाई मांजुली को। किसको कहा जाता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा मांजुली द्वीप को कहा जाता है। किसको? मांजुली द्वीप को। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 14 कि पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? भाई जो पूर्वोत्तर राज्य है मिजोरम, वहां का जो लोक नृत्य है उसको क्या कहते हैं? तो बात करेंगे होजागिरी कहते हैं, थांगता कहते हैं, कोराओं कहते हैं, या फिर चेराओं कहते हैं, है ना। लेकिन ट्रॉफी नहीं ली थी भाई, याद रखिएगा। लेकिन इंडियन टीम ने ट्रॉफी नहीं ली क्योंकि ट्रॉफी जो देने वाले व्यक्ति थे वो पाकिस्तान के थे, है ना, तो इसलिए ट्रॉफी नहीं ली थी वहां से। चलिए भाई, वो सबका अपना अलग अलग होता है ना। बताओ क्वेश्चन नंबर, कोई मिस तो नहीं होगा क्वेश्चन यहां पे? नहीं, मिस नहीं हुआ, ठीक है। बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा इसका। सेशन को प्लीज सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? चेराओ, बिल्कुल मेरे भाई। तो पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम, याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, इसको चेराओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इसको चेराओ कहा जाता है। तो चेराओ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चेराओ राइट ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। ठीक है, होजीगिरी त्रिपुरा, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। अब देखिए मेरे भाई 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार का महत्व निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होता है? अब क्वेश्चन देखो इतना बड़ा है। अब ये क्वेश्चन आईबी में पूछा गया है। अब आप कहोगे गुरुजी एक बात बताइए, ऊपर लिखा हुआ है बिहार मद्य निषेध, बिहार मद्य निषेध जीके जीएस, और आप कह रहे हैं क्वेश्चन आईबी में पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों यही तो जलवा है बाहुबली सर का, यही जलवा है भाई। मैं जो आपको पढ़ाता हूं ना, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। मैं सारा उठा लाता हूं, एनटीपीसी, आईबी का, रेलवे का, बिहार का, एमपी का, झारखंड, राजस्थान, जहां हिंदी बेल्ट के पेपर होते हैं, सारा प्रीवियस ईयर उठा के लाके रख देता हूं और पढ़ाता हूं, और वहां से क्वेश्चन भी फंसते हैं भाई, है ना। अब बताओ क्या आंसर होगा? देखो सभी का आ रहा सही। तो यह मतदान के अधिकार को सुरक्षित करता है, पहली चीज। दूसरा कह रहा है यह संपत्ति संबंधी अधिकारों की गारंटी देता है। तीसरा, यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन करने के लिए अदालतों में याचिका दायर कर सकें। और चौथा कह रहा है कि यह रोजगार के अधिकार को प्रदान करता है।
तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन के लिए अदालतों में याचिका दायर कर सकेंगे। अदालतों में क्या कर सकेंगे, याचिका दायर कर सकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। क्या कह रहा है भाई, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, मीटर, सेकेंड, एम्पियर और ओम। बताइए निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। भाई सेशन को लाइक कर दो यार, कम से कम आज पहली क्लास है, आज पहली क्लास में 100 बच्चे तो होने चाहिए भाई, है ना। और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं और बिल्कुल गारंटीड है ये। ठीक है, मैं आपसे पहले ही कह दे रहा हूं, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम व्हाट्सएप आपको ग्रुप में मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। ठीक है भाई, इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो क्या आंसर होगा भाई इस प्रश्न का, बताइए फटाफट। तो मेरे भाई याद रखिएगा कि कौन सा मूल मात्रक नहीं है। तो भाई मीटर मूल मात्रक है, सेकेंड मूल मात्रक है, एम्पियर मूल मात्रक है, लेकिन ओम ये मूल मात्रक नहीं है। लेकिन आपका जो ओम है याद रखिएगा ये मूल मात्रक नहीं है। जो आपका ओम है भाई याद रखिएगा ये मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, जो आपका ओम है ये आपका मूल मात्रक यहां पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। अब यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलिखित नहीं है। तो स्थानीय हवा और देश, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछता है हवा और देश से। अब देखो यहां पे कह रहा है कि चिनुक यूएसए, मुझे लग रहा है भाई सही है, चिनुक यूएसए की है। फान अल्पस पर्वत सही है भाई। शिरोक कनाडा और लू भारत, यानी जो शिरोक है यही गलत है भाई। जो शिरोक है यही क्या है आपके सामने, यही रॉन्ग है। इसका मतलब शिरोक यहां पर नहीं होगी भाई। अरे शिरोकी तो नहीं होगी, इसका मतलब शिरोक नहीं होगी क्योंकि यही रॉन्ग है भाई। यही क्या है, यही आपके सामने रॉन्ग है। बात समझ में आ गई। चलिए, क्योंकि शिरोक जो है आपकी कनाडा की ना होके कहां की है, तो शिरोक है आपकी इटली की भाई। शिरोक कहां की है भाई, तो याद रखिएगा आपकी इटली की है। ठीक है, शिरोक कहां की है आपकी, तो याद रखिएगा इटली की है। ठीक भाई, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है प्रश्न, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। तो बात करेंगे 31 अक्टूबर, 14 नवंबर, 19 नवंबर और 23 दिसंबर। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा आप यहां पे कहेंगे सर 31 अक्टूबर को। भाई राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है, तो याद रखिएगा आप कहेंगे यहां पे सर 31 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। आर्टिकल 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 333। तो याद रखिएगा कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा आर्टिकल 333 के तहत। किसके द्वारा किया गया, आर्टिकल 333 के तहत यहां पर किया गया है। आर्टिकल 333, आर्टिकल 333 के तहत। क्लियर है, इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। मेरे भाई अगर आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो प्लीज सेशन को एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर भी कर दीजिए फटाफट जल्दी से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन कह रहा है यहां पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में विदेश नीति से संबंधित है। आर्टिकल 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 51। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है, बताइए भाई। 380 है, 312 है, 60 है या फिर आपके सामने 51 है।
तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? तो मेरे भाई याद रखिएगा, वो आपके सामने है आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51। जो अनुच्छेद 51 है ये आपका विदेश नीति से क्या है, संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है यहां पे कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और सतपुरा पर्वत श्रेणी है। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आप लोग जानते हैं मेरे भाई, अरावली पर्वत श्रेणी। इसमें तो कोई संदेह नहीं है किसी को। तो भारत में सबसे जो प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? वो आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है। कोई समस्या नहीं होगी इसमें, होनी भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम। जोजिला दर्रा आपका कहां पर स्थित है? कितना इजी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है? देखिए कितना इजी प्रश्न आपके सामने आया है। अब ये मत कह देना गुरुजी ये इजी क्वेश्चन नहीं है, भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई। जोजिला दर्रा कहां स्थित है? और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आप देख लीजिएगा। मैं पहले ही आप लोगों से भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, और जो लगातार क्लास में बना रहेगा फिर आप देखिएगा भाई। जोजिला, तो याद रखिएगा, अगर कभी आप भूल जाओ कि जोजिला सर हम भूल गए, तो भूलना नहीं है। इसकी ट्रिक बता देता हूं। देखो जोजिला, जा, तो जा से क्या बन गया? जम्मू। तो मेरे भाई याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। ये थोड़ा सा ना दिमाग का काम होता है, थोड़ा सा दिमाग से सोचेंगे तो समझ में आ जाता है। तो जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है आपका? तो याद रखिएगा जोजिला दर्रा आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहां स्थित है भाई? आपका जम्मू एंड कश्मीर में आपका स्थित है जोजिला दर्रा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले में ये क्वेश्चन नंबर 23, ये देखिए भाई साहब कितना बेहतरीन क्वेश्चन। आदि ग्रंथ की रचना किस गुरु ने की थी? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास और गुरु अमरदास। आदि ग्रंथ की रचना किस सिख गुरु द्वारा की गई थी? आदि ग्रंथ की रचना किस सिख गुरु द्वारा की गई थी? फाइटर प्रियंका कुमारी, कैसी हो प्रियंका जी? इरशाद आलम, क्या हाल चाल है इरशाद? हकीम कह रहे हैं बी, और तबुशुम आरा कह रही है बी। इंडिको जी भाई कह रहे हैं अर्जुन। राहुल सिन्हा भाई कह रहे हैं सर बी आंसर होगा। कुणाल कह रहे हैं सर बी आंसर होगा। और भैया और बाकी के लोग, राहुल सिन्हा, आरोही राठौर भी कह रही है सर बी होगा। प्रमोद कुमार भी कह रहे हैं बी होगा। तो याद रखिएगा कि आदि ग्रंथ की रचना किस गुरु ने की थी? तो मेरे भाई याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव ने। और आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी की सजा सुना दी थी ना, इनको फांसी दे दी थी, क्योंकि खुसरो की सहायता इन्होंने यहां पर की थी। क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए। निम्न में से कौन सी नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है? नगदी फसल में कौन सी फसल सम्मिलित नहीं है, यह पूछा गया है। बात करेंगे गन्ना, कपास, जूट और गेहूं। नगदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से नगदी फसल में कौन सी फसल सम्मिलित नहीं है? ठीक है सर, हम बिहार एसआई के लिए ले सकता हूं गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल हकीम भाई, सुबह 10 बजे, ठीक है, 8 बजे वाली क्लास भी ले लो और सुबह 10 बजे भी क्लास अभी चलेगी। 10 बजे भी लाइव आके मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो उस क्लास को भी मत छोड़िएगा, क्योंकि देखो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आपको मेहनत करनी है बेहतरीन तरीके से। तो कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो मेरे भाई याद रखिएगा आपका वीट, जो आपका गेहूं है, ये नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। जो आपका गेहूं है, जो आपका वीट है, ये नकदी फसल में यहां पे सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह और बिजरिस कादिर। 1857 में बरेली का विद्रोह कौन था? दिल जान से लगाऊं गुरुजी, बस दिल जान से ही लगे रहना इस बार भाई। मैं फिर से भविष्यवाणी कर देता हूं, 2025 और 26 में जो बच्चा मेहनत नहीं करेगा ना, वो ऐसे आंसुओं से रोएगा कि कोई देखने वाला भी नहीं होगा उसके लिए।
याद रखिएगा। तो इसलिए बिल्कुल होश में आ जाओ, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मेहनत करो। तो बरेली से विद्रोह किसने किया था? खान बहादुर खां। अभी आप देख रहे थे बरेली में भी एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ है और बरेली में लगभग 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है ना। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए 26 पर आइए। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने और नाना साहब ने। तो यहां पे कानपुर से पूछा गया कि कानपुर से किसने किया था। तो कानपुर से किया था मेरे भाई, आप लोग जानते हैं, नाना साहब ने किया था। नाना साहब ने कानपुर से विद्रोह किया था। तो कानपुर से विद्रोह किसने किया था भाई? नाना साहब ने किया था विद्रोह। कहां से? कानपुर से विद्रोह किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, 1857 में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहब, बाजीराव और रामचंद्र पांडुरंग। तो आप लोग जानते हैं कि इनका मूल नाम क्या था। तो मूल नाम मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग था। इनका मूल नाम क्या था मेरे भाई? तो याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। ठीक है भाई, सेशन को शेयर कर दो क्योंकि अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट कर लेते हैं। क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए बढ़ा दिए हैं। ठीक है, चलिए अगले में आइए। क्वेश्चन नंबर 28 भाई क्या कह रहा है यहां पे? बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो बात करेंगे, देवपाल ने बनवाया था, धर्मपाल ने बनवाया था, अजातशत्रु ने बनवाया था या फिर अशोक ने बनवाया था? बताइए भाई, किसने बनवाया था भाई? बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो यह महाबोधि मंदिर जो बनवाया था, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपके अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? आपके अशोक ने महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था, अशोक ने। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए। क्या कह रहा है 29 कि किस चीनी विदेशी यात्री ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा की थी? गुरु नानक, अल-बरूनी, मेगास्थनीज और फाहियान। मेगास्थनीज और फाहियान, बताइए। अब ये तो ऑप्शन ही ऐसा दिया हुआ है कि आराम से आप इसका आंसर बता लोगे। कश्यप जी हेलो भाई, कश्यप जी हेलो, राधे राधे भाई, राधे राधे कश्यप भाई, राधे राधे। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, खूब मौज मस्ती कीजिए भाई। ठीक है, चलिए तो क्या आंसर होगा? तो आप कहेंगे फाहियान। किसके समय पे आया था फाहियान? तो आप यहां पे कहेंगे सर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे यहां पे फाहियान आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए। 30 क्वेश्चन कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो नाथुला दर्रा है वो आपका किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सिक्किम में स्थित है या फिर आपका मणिपुर में स्थित है? नाथुला दर्रा आपका किस राज्य में स्थित है भाई, बताइए। जो नाथुला दर्रा है वो आपका किस राज्य में स्थित है? आंसर बताओ यहां पर क्या हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नाथुला दर्रा आपका किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप लोग बताइए, क्या आंसर हो जाएगा भाई? तो नाथुला दर्रा, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग जानते हैं कि सर नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गार्डविन ऑस्टिन है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है या फिर माउंट एवरेस्ट है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो याद रखिएगा अच्छी तरीके से। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी जो है वो है गार्डविन ऑस्टिन। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, उसका नाम क्या है? गार्डविन ऑस्टिन है। ठीक है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी याद रखिएगा ना, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी का जो नाम है याद रखिएगा वो गार्डविन ऑस्टिन है। इसको आप लोग याद रखिएगा भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 32, 32वां क्वेश्चन, निर्गुण पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तुलसीदास, सूरदास, नरहरिदास और कबीरदास। देखो ये मैंने पेड बैच में पढ़ाया हुआ है। और हां, अभी नवरात्रि का ऑफर चल रहा है। ठीक है, अभी मैं आप बता दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, आज ही ले लेना भाई। ठीक है, और जुड़ जाओ। 1 अक्टूबर से मेरी क्लास शुरू हो रही है सारे बैचेस में। इतिहास पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, सारे बैचेस में शुरू हो रही है। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? तो याद रखिएगा कबीरदास। ठीक है, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 33 कि झीलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा लिम्रोलॉजी। क्या कहते हैं भाई? याद रखिएगा लिम्रोलॉजी कहते हैं झीलों के अध्ययन को।
क्वेश्चन नंबर 34, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? जो आपके सामने कोलेरू झील है ये किस राज्य में स्थित है भाई? जो आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है, कोलेरू झील ये किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग जानते हैं भाई कोलेरू, कोलेरू जो कोलेरू झील है मेरे भाई याद रखिए ये कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कोलेरू झील कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है भाई, कोलेरू झील कहां स्थित है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? डल झील, चिल्का झील, लोकटक झील और त्योमुरिरी झील। त्योमुरिरी झील। तो याद रखिएगा कि सबसे ताजे पानी की झील पूछा गया उत्तर पूर्वी भारत में, तो आपका लोकटक झील यहां पर हो जाएगा जो कि मणिपुर में है। लोकटक झील यहां पर हो जाएगा जो कि आपका कहां पर है भाई? जो कि आपका मणिपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर आइए। ठीक है, 36 पर आइए, क्या कह रहा है? लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में और त्रिपुरा में। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है भाई? तो आप सभी लोग जानते हैं कि लोकटक झील अभी अभी मैंने आपको बताया तो सर मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील आपकी कहां स्थित है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि सर मणिपुर में स्थित है। भाई लास्ट क्वेश्चन चलना है, एक बार प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिएगा, है ना? सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि 36 4 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, 37 पर आइए भाई, क्या कह रहा है यहां पे कि ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? लैंगून या फिर आलवण झील, ज्वालामुखी झील और काष्ठ झील। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो याद रखिएगा अच्छी तरीके से, वो बनती है आपकी ज्वालामुखी झील। कौन सी बनती है आपकी? तो याद रखिएगा आपकी ज्वालामुखी झील बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पर आइए भाई, 38वां क्वेश्चन कि लोनार झील कहां स्थित है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात। लोनार झील कहां पर स्थित है भाई? लोनार झील, तो याद रखिएगा जो लोनार झील है वो आपकी कहां स्थित है मेरे भाई? तो आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों आपकी महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आइए, आप सुन लो भाई, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी, पुलिकट झील, सामर झील, डिंडवाना झील और चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर भारत की सबसे बड़ी और खारे पानी की झील पूछा गया है, तो मेरे भाई याद रखिएगा सामर झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो याद रखिएगा आपकी सामर झील है भाई। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, सांभर लवण झील कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सांभर लवण झील आपकी कहां स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं सर सांभर लवण झील जो आपकी स्थित है वो कहां पर है भाई? याद रखिएगा वो आपकी राजस्थान में। कहां पर है भाई? आपकी राजस्थान में। सांभर लवण झील आपकी कहां स्थित है भाई? याद रखिएगा आपकी राजस्थान में। मेरे प्यारे साथियों डेली मैं आपको 40 क्वेश्चन कराऊंगा, याद रखिएगा मैं आपको डेली 40 क्वेश्चंस यहां पर कराऊंगा, डेली रोज डेली 40 क्वेश्चन कराऊंगा। और पीडीएफ के लिए याद रखिएगा मेरे भाई, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, विवेक सर टेक्स्ट बुक, विवेक सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। ठीक है, अगर ये टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो आप मेरे नंबर पे एक नंबर दे रहा हूं 9456954476, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और एग्जाम नेम लिख के। नाम लिखना है और एग्जाम नेम लिखना है और आप व्हाट्सएप कर सकते हैं यहां पे। ठीक है, बाकी नवरात्रि ऑफर चल रहा है भाई, 699 में 1 साल के लिए आपको सब कुछ दिया जा रहा है। कूपन कोड क्या लगाना है? बाहुबली, BAHUBALI। तो आपको करना क्या है, यहां पे आपको करना क्या है मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूं साधारण सा। ठीक है, आप क्या करेंगे, जैसे आप यहां पे यूट्यूब की क्लास पे जाओगे, जैसे आप यहां पे यूट्यूब पे चले गए, ठीक है, सुन लो एक बार कैसे आप खरीदोगे इसको। 1 तारीख से मैं पेड बैच में पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, तो अभी ऑफर चल रहा है तो आप लोग ले लीजिएगा। जैसे आप बिहार टेक्स्ट बुक में जाओगे, देखो मेरी क्लास आपको यहां पर दिख रही होगी, ये रही देखो मेरी। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह 66 बच्चे लाइव हैं भाई, अरे वाह बहुत बढ़िया भैया,
मतलब इस बार एकदम नौकरी प्राप्त करके ही रहोगे। देखो मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा यहां पे आपको क्या करना है, ये जो नीचे बैच दिख रहे हैं ना, कार्यालय परिचारी, एईडीओ, सीजीएल, ये सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। किसके अंदर मिल जाएंगे? सिर्फ आपको क्या करना है, सुपर पास लाइव, ये लिखा हुआ है सुपर पास लाइव, इस पे जाके आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सुपर पास लाइव लेते हो आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, आप सारे बैचेस यहां पर देख पाओगे। आप देखोगे यहां पे मेरे प्यारे साथियों, ये आपके सामने यहां पर आ गया है। यहां पे 6 मंथ प्लस 6 मंथ एक्स्ट्रा सुपर पास लाइव में आपको 749 रुपए का दे रहा है। लेकिन सी ऑल प्लान पे अगर आप यहां पे करोगे मेरे प्यारे साथियों तो 749 का दे रहा है। अप्लाई कूपन कोड लगा दो यहां पे। अप्लाई कूपन कोड क्या लगाओगे? BAHUBALI। जैसे ही बाहुबली अप्लाई कूपन कोड लगाओगे तो ये 699 रुपए का हो जाएगा। याद रखिएगा कितने का हो जाएगा? 699 रुपए का हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों आपको ये बैच यहां पर 1 साल के लिए मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा? यहां पे आपको लाइव क्लास मिलेगी, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, ठीक है। साथ ही में आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ, और साथ ही साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो हर चीज यहां पर मिलेगी और 1 साल तक के लिए बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए। और कूपन कोड क्या लगाना है? अप्लाई कूपन कोड करना है आपको बाहुबली, BAHUBALI, बाहुबली कूपन कोड लगाना है। और अगर कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो आपको एक नंबर देता हूं 9456954476, इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 749 वाले में बिहार पुलिस ड्राइवर का बैच मिलेगा क्या सर जी? जी बिल्कुल, मोहम्मद शाहनवाज शेख मिलेगा। ऑल बिहार एग्जाम, इसमें आपको सारे बिहार के एग्जाम मिलेंगे, ऑल बिहार एग्जाम, मतलब ड्राइवर का भी बैच मिलेगा और बिहार एग्जाम, ड्राइवर का भी बैच मिलेगा, एसआई का भी बैच मिलेगा, सीजीएल का भी मिलेगा, एडीओ का भी बैच मिलेगा। सारे के सारे बैच आपको इसी में मिलने वाले हैं। जिया रानी, राधे राधे सर, मुझे भूल गए। नहीं जिया जी, आप तो बहुत पुरानी स्टूडेंट है, आपको कैसे भूलेंगे। तो सारे बैचेस आपको इसमें मिलने वाले हैं। 749 रुपए का है, लेकिन आप कूपन कोड लगाएंगे तो 699 रुपए का बैच आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या हो तो इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ में अभी सेंड कर देता हूं टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों पे ही। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कल सुबह फिर मिलते हैं आप लोगों से सुबह 8 बजे, और अब मिलेंगे आपसे सुबह 10 बजे बिहार सब इंस्पेक्टर और एईडीओ की और सीजीएल की विशेष क्लास।